हेलो गाइस, गुड इवनिंग। वेलकम टू दृष्टि एजुकेशन। मैं ज़रीन आफरीन। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं आप लोगों को हिस्ट्री पढ़ा रही हूँ, बट आज हम कुछ करंट अफेयर्स करेंगे, क्योंकि जो इम्पॉर्टेंट मुद्दा चल रहा है उस पर कुछ डिस्कशन करेंगे जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है गाइस। ओके, आज जो है हम करंट अफेयर करेंगे, ठीक है गाइस। तो आज जो हम करने वाले हैं वो रूस और यूक्रेन में जो विवाद चल रही है वो करने वाले। ओके, आज जो हम रूस और यूक्रेन विवाद को करने वाले हैं। ओके गाइस, तो आज का देखिए इसकी पृष्ठभूमि क्या थी वो चीज़ हम समझ लेते। इसे समझने से पहले मैं आप लोगों को इसका थोड़ा सा बेसिक बता देती हूँ, ठीक है। ब्रीफ में तो उससे बता देती हूँ कि ये जो विवाद बढ़ा हुआ है उसका रीज़न क्या है, वो चीज़ हम पढ़ने जा रहे हैं, उसका पूरा टोटल, ठीक है। कि इसके पीछे ये कब से शुरू हुई है, जो विवाद है वो कब से शुरू हुई है और इसकी वजह क्या है। ओके, देखिए गाइस, तो ये जो रूस और यूक्रेन का जो विवाद है वो 1991 ईस्वी से शुरू हुई थी। ओके, ये जो विवाद है वो 1991 ईस्वी से शुरू हुई है गाइस। देखिए गाइस, ये जो यूक्रेन की जो सीमा है, ओके, ये पश्चिम में यूरोप और पूर्व में रूस से जुड़ी हुई है। इस चीज़ को आप लोग याद रखना। देखिए पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा मैप में दिखा देती हूँ रूस और यूक्रेन है कहाँ पे, तो आप लोग देख लो एक बार। देखिए ये जो रहा ये है एक यूक्रेन, ओके, और ये है रशिया, ये है रूस। तो ये जो यूक्रेन है वो पश्चिम में जो पश्चिम का इलाका है वो यूरोप, और जो पूर्व का इलाका है वो रूस से जुड़ा हुआ है गाइस। ओके, इस चीज़ को आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखना। तो अभी हम जो बात कर रहे थे कि जो यूक्रेन की सीमा है वो पश्चिम में यूरोप और पूर्व में रूस से जुड़ी हुई है। और ये 1991 में, 1991 ईस्वी से ये कैसे शुरू होता है इसको समझ लीजिए। जो यूक्रेन था वो 1991 ईस्वी तक सोवियत संघ का हिस्सा था। सोवियत संघ यूएसएसआर का हिस्सा था। ओके, यूएसएसआर मीन्स रूस। ओके, ये 1991 में रूस से अलग हुआ है। ओके गाइस, ये 1991 तक रूस का हिस्सा था, और ये उसके बाद इससे अलग होने के बाद यहाँ पे इसका जो रूस का प्रभाव है वो काफ़ी हद तक यूक्रेन में दिखाई देता था गाइस, ठीक है, जो कि काफ़ी टाइम तक चला। यहाँ तक कि यूक्रेन की सरकार भी रूसी शासन के आदेश पर ही काम करती थी। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि धीरे धीरे जो अर्थव्यवस्था है वो बिगड़ती गई, महंगाई बढ़ती गई। ओके, तो इन सब के कारण और भी कई सारे कारण थे जो कि वहाँ पे लोगों में विद्रोह की भावना जागृत होने लगी, ठीक है। तो ये धीरे धीरे आगे बढ़ता गया, तो इसी को हम देखेंगे धीरे धीरे आगे। और इसका एक कारण नाटो भी है गाइस। ओके, इसका एक कारण नाटो भी है, ठीक है। नाटो, नाटो में जैसे आप लोग देख सकते हो, नाटो की जो फुल फॉर्म है वो है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ओके, ऑर्गेनाइजेशन, ये इसका फुल फॉर्म है। तो नाटो इसका एक कारण कैसे गई, क्योंकि जो यूक्रेन है, ओके, वो नाटो का सदस्य बनना चाहता है। नाटो में कई सारे, जिसमें टोटल 30 राज्य है गाइस, ठीक है, 30 देश है टोटल इसमें। तो जो यूक्रेन है वो नाटो का हिस्सा बनना चाहता था, परंतु रूस ऐसा नहीं चाहता था। रूस जो है वो यूक्रेन को नाटो का हिस्सा बनाना नहीं चाहता है, ठीक है। इसका एक कारण ये भी माना जा रहा है, आप लोग न्यूज़ में देख सकते हो कि नाटो का काफ़ी ज़्यादा जिक्र होता है गाइस। तो अब हम इसकी पृष्ठभूमि देख लेते हैं स्टार्टिंग से, ये कैसे कैसे स्टार्ट हुआ। ओके, तो इसकी जो बेसिक्स है वो आप लोगों को आई होप समझ में आ चुकी होगी। हम थोड़ा सा इसकी पृष्ठभूमि देख लेते हैं। देखिए, यूक्रेन और रूस सैकड़ों वर्षों के सांस्कृतिक, भाषाई एवं पारिवारिक संबंध साझा करते हैं। अभी जैसा कि मैंने बताया कि यूक्रेन 1991 ईस्वी से पहले रूस का हिस्सा था, ठीक है। तो इसी कारण वो सांस्कृतिक, भाषा, परिवार और पारिवारिक संबंध एक दूसरे से साझा करते हैं। ओके, आगे देखिए, रूस और यूक्रेन में कई समूह के लिए देशों की साझा विरासत एक भावनात्मक मुद्दा है, जिसका चुनावी और सैन्य उद्देश्यों के लिए प्रयोग किया गया, ठीक है। अगर हम लोग देखें कि ये जो रूस और यूक्रेन में जो सांस्कृतिक, भाषा हो गया, पारिवारिक संबंध हो गया, वो एक भावनात्मक मुद्दा था गाइस, और ये अभी भी एक भावनात्मक मुद्दा है। लेकिन जो इसका प्रयोग है वो
चुनावी और सैन्य उद्देश्य के लिए किया गया है। ठीक है, इसी वजह से और धीरे धीरे जो विवाद है वो काफ़ी बढ़ गई। इसका रीज़न भी अभी हम आगे पढ़ेंगे। देखिए आगे क्या है कि सोवियत संघ के हिस्से के रूप में यूक्रेन रूस के बाद दूसरा सबसे शक्तिशाली सोवियत गणराज्य था। ठीक है, सोवियत संघ में जो था वो रूस के बाद दूसरा सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण गणराज्य कौन था, वो था यूक्रेन, और राजनीतिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक रूप से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण था गाइस। अब हम इसका थोड़ा इसका रीज़न पढ़ लेते हैं कि रूस और यूक्रेन के बीच संघर्ष का कारण क्या है, ये कब से शुरू हो रहा है। तो एक चीज़ आप लोग ये भी याद रखना कि 2014 से भी शुरू है गाइस। इसका जो विवाद है वो 2014, क्योंकि 2014 में जो रूस था उसने क्रीमिया पर अधिकार कर लिया था। मैं आप लोगों को मैप में दिखाऊंगी कि क्रीमिया कहाँ है। तो एक बार देख लीजिए कि जब से यूक्रेन सोवियत संघ से अलग हुआ है, रूस और पश्चिम देश दोनों ने इस क्षेत्र में सत्ता संतुलन को अपने पक्ष में रखने के लिए लगातार संघर्ष किया है। ठीक है, मतलब जो यूक्रेन था वो जब से सोवियत संघ से अलग हुआ तब से इन दोनों में काफ़ी ज़्यादा संघर्ष होने की संभावना बढ़ गई थी गाइस। ओके, देखिए एक रीज़न और है, अमेरिका और यूरोपीय संघ के लिए यूक्रेन, रूस और पश्चिम के बीच एक महत्वपूर्ण बफर जोन भी है, जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को मैप में दिखाया गाइस। ठीक है, तो आप लोग देख के ये कर सकते हो। ठीक है, एक तो ये हो गया कि जो सोवियत संघ से यूक्रेन अलग हुआ है उसके बाद से रूस जो है वो इस पे अपना नियंत्रण कायम करने के लिए दृढ़ संकल्प। ओके, इसके बाद देखिए अमेरिका और यूरोपीय संघ के लिए जो यूक्रेन था वो यूक्रेन है वो रूस और पश्चिम देश के बीच एक महत्वपूर्ण बफर जोन भी है गाइस, आप लोग मैप में देख सकते हो। आगे देखिए कि रूस के साथ तनाव बढ़ने से अमेरिका और यूरोपीय संघ यूक्रेन को रूसी नियंत्रण से दूर रखने के लिए दृढ़ संकल्पित है। देखिए अमेरिका और जो जितने भी यूरोपीय संघ है, यूरोपियन यूनियन है, वो यूक्रेन को रूसी नियंत्रण से दूर रखने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अभी भी वही हाल है। और आगे देखिए एक इसका रीज़न और है कि ये काला सागर में रूस की रुचि है। ठीक है, ब्लैक सी में सबसे पहले आप लोग देख लो कि ब्लैक सी है कहाँ पे। तो देखिए ब्लैक सी जो है काला सागर ये रहा। ठीक है, और इससे बहुत सारा बेनिफिट है गाइस, इसीलिए जो रूस है वो काला सागर पर भी अपना अधिकार करना चाहता है। ओके, तो देख लेते हैं। देखिए काला सागर क्षेत्र का अद्वितीय भूगोल रूस को कई भू राजनीतिक लाभ प्रदान करता है। ठीक है, देखिए इससे रूस इसमें दिलचस्पी क्यों दिखा रहा है वो चीज़ आप लोग एक बार देख लो कि इससे क्या क्या फ़ायदा हो सकता है रूस को। सबसे पहले यह पूरे क्षेत्र के लिए एक काफ़ी महत्वपूर्ण क्षेत्र है गाइस। अगला देखिए सभी तटीय एवं पड़ोसी राज्यों के लिए भी यह काफ़ी महत्वपूर्ण है गाइस, रूस के लिए। ओके, इसके बाद दूसरे यह क्षेत्र माल एवं ऊर्जा के लिए भी एक महत्वपूर्ण गलियारा है। ठीक है, ये उसके माल और ऊर्जा के लिए भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये पूरा जो क्षेत्र है वो पूरा क्षेत्र ही काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है गाइस। ठीक है, उसके बाद देखिए जो यूक्रेन में कई सारा विरोध प्रदर्शन भी काफ़ी टाइम से हुआ है। ठीक है, जिसका प्रभाव बाद में यूक्रेनी सरकार पर भी पड़ा था गाइस। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम देख लेते हैं ये एक यूरो मैदान आंदोलन हुआ था। ओके, देखिए यूरो मैदान यूक्रेन में प्रदर्शनों और नागरिक अशांति की एक लहर थी जो कब हुई थी, जो नवंबर 2013 में कीव यूक्रेन की राजधानी है गाइस। कीव में नेजालेज़नोस्ती मैदान में सार्वजनिक विरोध के साथ शुरू हुआ था। ये जो यूरो मैदान आंदोलन था गाइस ये आम नागरिकों के द्वारा शुरू की गई थी। वहाँ पे अशांति, क्योंकि वो लोग वहाँ पे एक अशांति की एक लहर थी गाइस। ओके, आगे देखिए इसका रीज़न क्या था गाइस, वो यहाँ पे देख लीजिए। रूस और यूरेशियन आर्थिक संघ के साथ घनिष्ठ संबंधों को बढ़ावा देने के साथ यूरोपीय संघ के साथ समझौते पर हस्ताक्षर को निलंबित करने की यूक्रेनी सरकार के फैसले के साथ विरोध काफ़ी तेज़ हो गया था। देखिए यूक्रेनी सरकार का एक फैसला था कि यूरोपीय संघ के साथ जो समझौता किया गया था उस पर हस्ताक्षर को निलंबित कर उसको इनकार कर दिया था। ठीक है, और उसी का विरोध काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो रहा था गाइस। ठीक है, एक ये हो गया। एक है अलगाववादी आंदोलन। ये आंदोलन क्या था, पूर्वी यूक्रेन का डेनबास क्षेत्र
2014 से रूसी समर्थक अलगाववादी आंदोलन का सामना कर रहा है। यूक्रेन सरकार के अनुसार आंदोलन को रूसी सरकार द्वारा सक्रिय रूप से समर्थन दिया जाता रहा है। ओके, यहाँ पर मतलब यूक्रेन की जो सरकार है उनके अकॉर्डिंग क्या है कि वो क्या कहना चाह रहे थे कि जो ये अलगाववादी आंदोलन है वो रूसी सरकार द्वारा सक्रिय रूप से समर्थन दिया जा रहा था और रूसी अर्धसैनिक बल यूक्रेन सरकार के खिलाफ अलगाववादियों की संख्या 15 से 80% तक के बीच की थी गाइस। ठीक है, ये जो अलगाववादी आंदोलन था ये वहाँ के नागरिकों के द्वारा किया जा रहा था और इसका समर्थन कौन कर रहा था? तो इसका समर्थन जो रूसी सरकार भी कर रहे थे। ठीक है, और ये जो है ये रूसी सरकार के अकॉर्डिंग कहा गया था और इसकी संख्या कितनी थी? तो 15 से 80% थी। ओके, आगे देखिए, अभी मैंने आप लोगों को बताया क्रीमिया पर आक्रमण कब हुआ था और रूस ने कब इसे जीता था। तो ये हुआ था 2014 में। ठीक है, रूस ने क्रीमिया पर जो अधिकार किया था वो 2024 में किया था। तो अब आप क्रीमिया को एक बार देख लीजिए, क्रीमिया है कहाँ पे। तो आप देख सकते हो ये रहा, ये है आपका क्रीमिया। ओके, यहाँ पे रूस का अधिकार हो गया था और यहाँ पे रूस के अधिकार के बाद ये जो विवाद था वो और तेज़ी से बढ़ता गया गाइस। ओके, तो ये जो है ये 2014 के बाद से और ज़्यादा भड़क रही थी। ओके, तो एक बार देख लीजिए, रूस ने यूक्रेन से क्रीमिया को जब्त कर लिया था। अभी मैंने बताया जो रूस था वो जो क्रीमिया था वो पहले 2014 से पहले यूक्रेन का हिस्सा था गाइस। ओके, लेकिन 2014 में जो रूस था उसने यूक्रेन से क्रीमिया को छीन लिया था, जब्त कर लिया था, जो कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पहली बार किसी यूरोपीय देश ने किसी अन्य देश के क्षेत्र पर अपना अधिकार स्थापित। देखिए, सेकेंड वर्ल्ड वार जो हुई थी, ओके, कब 1939 टू 45 तक चली थी। ओके, जो सेकेंड वर्ल्ड वार थी उसके बाद जो क्रीमिया को जब्त किया गया था रूस के द्वारा, कब? 2014 में, 2014 में। तो सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद पहली बार किसी यूरोपीय देश ने अन्य देश पर अपना अधिकार स्थापित किया था, कब? 2014 में। तो ये काफ़ी ज़्यादा बड़ी बात थी गाइस और ये यूक्रेन और रूस के बीच संबंध को ख़राब करने के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके, और आगे देखिए, यूक्रेन के क्रीमिया प्रायद्वीप पर कब्जा क्रीमिया में रूसी सैन्य हस्तक्षेप के बाद हुआ। ठीक है, यह वर्ष 2014 की यूक्रेन की क्रांति के बाद हुआ था जो दक्षिणी और पूर्वी यूक्रेन में व्यापक अशांति का हिस्सा था। अभी जैसे हमने बात किया, आगे देखिए, क्रीमिया के आक्रमण और उसके बाद की विलय ने रूस को इस क्षेत्र में समुद्र तटीय लाभ दिया। यहाँ पे तो जाहिर सी बात है कि क्रीमिया पर अधिकार करने के बाद जो रूस था उसको समुद्र तटीय लाभ, काफ़ी ज़्यादा लाभ मिला था। जैसा कि अभी हमने देखा, देखिए क्रीमिया, ये जो क्रीमिया है ये काला सागर के बीचों बीच में है, ये आप देख सकते हो। तो ये क्रीमिया पर जब रूस का अधिकार हो गया तो इसे हर तरह से समुद्र तटीय लाभ मिलने लगा। ठीक है, और इसी के कारण जो रूस था जब क्रीमिया पर अधिकार कर लिया, ओके, और उसके बाद ये पूरा ब्लैक सी पे भी कब्जा करने के लिए उत्सुक है गाइस। ठीक है, तो इसका सबसे बड़ा रीज़न अगर देखा जाए तो वो ब्लैक सी, काला सागर पर अधिकार, और इसी के लिए उसने 2014 में क्रीमिया पर अधिकार किया था। और अब रूस क्या चाहता है कि उसका जो अधिकार है वो काला सागर पर भी हो जाए। ठीक है, अब इसका एक और रीज़न देख लीजिए। अभी जैसे मैंने आप लोगों को बताया नाटो के बारे में, तो वही चीज़ यहाँ पे है कि यूक्रेन की नाटो की सदस्यता, यूक्रेन ने उत्तरी अटलांटिक संगठन नाटो से गठबंधन में अपने देश की सदस्यता में तेजी लाने का आग्रह किया है। मतलब कि यूक्रेन जो है वो नाटो का सदस्य बनना चाहता है, उसे जल्दी से नाटो का सदस्य बना दिया जाए। परंतु अभी मैंने आप लोगों को बताया जैसा कि जो रूस है वो ऐसा नहीं चाहता है कि यूक्रेन जो है वो नाटो का सदस्य बने, बट जो यूक्रेन है वो नाटो का सदस्य बनना चाहता है। एक वजह ये भी है गाइस। एक चीज़ आप लोग याद रखना कि जो भारत है, हमारा इंडिया है, ठीक है, वो नाटो का सदस्य नहीं है। ठीक है, एक चीज़ आप लोग इसे याद रखना। आगे देखिए, रूस ने इस तरह के एक कदम को रेड लाइन घोषित कर दिया है। क्योंकि रूस नहीं चाहता है कि यूक्रेन जो है वो नाटो का सदस्य बने। ठीक है, और अमेरिका के नेतृत्व वाले सैन्य गठबंधन तक इसकी पहुंच के परिणामों के बारे में चिंतित है। ठीक है, जबकि अमेरिका जो है वो यूक्रेन को नाटो का सदस्य बनाना चाहता है, इसीलिए जो रूस है वो इसके बारे में काफ़ी चिंतित है। आगे देखिए, काला सागर बुल्गारिया, जॉर्जिया, रोमानिया, रूस, तुर्की और यूक्रेन से घिरा है। ठीक है, अभी हमने मैप में देखा
जो काला सागर है उसके किनारे किनारे के देश कौन कौन है, तो एक बुल्गारिया है, जॉर्जिया है, रोमानिया है, रूस है, तुर्की है और यूक्रेन है। ठीक है, इन सब से घिरा है। यह सभी क्या है, ये सभी नाटो देश हैं। ठीक है, नाटो में टोटल 30 देश है गाइस, उसमें से जो काला सागर के आसपास है जो भी देश, वो सारे भी नाटो का सदस्य हैं। ओके, आगे देखिए, नाटो देशों और रूस के बीच टकराव के कारण काला सागर सामरिक महत्व का क्षेत्र है और एक संभावित समुद्री फ्लैश पॉइंट भी है। ठीक है, तो इसका अगर सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न देखा जाए तो गाइस, एक तो नाटो का हो जाएगा और एक काला सागर। ठीक है, क्योंकि रूस ने काला सागर पे अधिकार के लिए ही क्रीमिया पर अपना कब्जा जमा लिया था और अब रूस क्या चाहता है कि काला सागर पे भी उसका नियंत्रण स्थापित हो जाए। ठीक है, आगे देखिए, आगे कुछ समझौते हुए थे रूस और यूक्रेन के बीच में। ठीक है, एक मिन्स्क समझौते के बारे में हम देख लेते हैं। देखिए क्या हुआ था, जब अलगाववादी आंदोलन हुआ था और उसका जो समर्थन कर रहा था वो रूस कर रहा था। ओके, तो देखिए जो यूक्रेन था और रूसी समर्थित अलगाववादियों ने कब सितंबर 2014 में बेलारूस की राजधानी में 12 सूत्रीय युद्ध विराम समझौते पर सहमति व्यक्त की थी। एक समझौता हुआ था जब अलगाववादी आंदोलन हुआ था गाइस, तो उस समय रूस यूक्रेन और अलगाववादियों के बीच में एक समझौता हुआ था जिसे मिन्स्क समझौता कहते हैं। ठीक है, इसके प्रावधानों में कैदी का आदान प्रदान, मानवीय सहायता की डिलीवरी और भारी हथियारों की वापसी शामिल थी। ठीक है, इन दोनों के बीच में जो समझौता हुआ था उसमें क्या क्या चीज़ थी कि जो कैदी का आदान प्रदान है और मानवीय सहायता की डिलीवरी, ठीक है, एक दूसरे को, और भारी हथियारों की वापसी, एक दूसरे को जो हथियार है उनकी वापसी हो जाए, ये चीज़ इसमें शामिल थी। दोनों पक्षों द्वारा उल्लंघन के बाद यह समझौता शीघ्र टूट गया। ठीक है, लेकिन इस समझौते को दोनों पक्षों द्वारा अपनाया नहीं गया था गाइस। ठीक है, दोनों पक्षों ने ही इस समझौते का उल्लंघन किया और इसके बाद ये समझौता टूट गया। देखिए, एक मिन्स्क 1 समझौता हुआ था, एक फिर बाद में मिन्स्क 2 समझौता भी हुआ था गाइस। ठीक है, एक मिन्स्क 2 समझौता हुआ था। देखिए मिन्स्क फर्स्ट जो है वो 2014 में हुआ था और ये 2015 में हुआ था। ठीक है, देखिए वर्ष 2015 में फ्रांस और जर्मनी की मध्यस्थता के तहत किस के मध्यस्थता में हुई थी ये, फ्रांस और जर्मनी की। मिन्स्क शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए जाने के बाद एक खुला संघर्ष टल गया था। ओके, देखिए मिन्स्क फर्स्ट जो समझौता हुआ था वो दोनों पक्षों के उल्लंघन के बाद टूट गया था गाइस। ठीक है, उसके बाद फ्रांस और जर्मनी की मध्यस्थता में उनके प्रयास से एक और जो संघर्ष था वो टल गया था। ठीक है, 2015 में एक और समझौता किया गया था। आगे देखिए, इसे विद्रोही क्षेत्रों में लड़ाई को समाप्त करने और सीमा को यूक्रेन के राष्ट्रीय सैनिकों को सौंपने के लिए डिज़ाइन किया गया था। इसका डिज़ाइन क्यों किया गया था, ताकि जो लड़ाई हो रही है उस लड़ाई को समाप्त किया जाए और यूक्रेन को अपने राष्ट्रीय सैनिक उसे वापस सौंप दिए जाए। इसके लिए मिन्स्क 2 जो समझौता था उसे डिज़ाइन किया गया था। और इस समझौते पर हस्ताक्षर किसने किया था, तो एक यूक्रेन के प्रतिनिधि ने किया था और एक OSCE संगठन, देखिए क्या है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन इन यूरोप, ये जो थे रूसी समर्थक थे। ठीक है, ये रूसी नहीं है, ये रूसी है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। 2 रूसी समर्थक अलगाववादी क्षेत्रों के नेताओं द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। किस किस के कौन कौन से थे गाइस, एक यूक्रेन का प्रतिनिधि था और एक 2 रूसी समर्थक अलगाववादी क्षेत्र के जो नेता थे उन्होंने इस पे हस्ताक्षर किया था। ठीक है, आगे देखिए, OSCE विश्व का सबसे बड़ा सुरक्षा उन्मुख का अंतर सरकारी संगठन है। ये एक संगठन है गाइस। ओके, ये विश्व का सबसे बड़ा सुरक्षा उन्मुख का अंतर सरकारी संगठन है। इसके जो मैंडेट है, जनादेश है, उसमें हथियार नियंत्रण, मानवाधिकार को बढ़ावा देना, देश की स्वतंत्रता और निष्पक्ष चुनाव जैसे मुद्दे शामिल होते हैं। ओके, तो ये था ये जो रूस और यूक्रेन के बीच जो विवाद चल रहा है उसका रीज़न था गाइस। ठीक है, अब हम एक बार वर्तमान स्थिति देख लेते हैं कि वर्तमान में क्या स्थिति चल रही है। ओके, देखिए वर्तमान में क्या हो रहा है कि रूस अमेरिका से आश्वासन मांग रहा है कि यूक्रेन को नाटो में शामिल नहीं किया जाए। अभी जस्ट हमने पहले बात करी। ओके, हालांकि अमेरिका ऐसा कोई आश्वासन देने को तैयार नहीं है। ओके, आगे देखिए, इसने देशों के मध्य गतिरोध की स्थिति उत्पन्न करती है जिस कारण हज़ारों रूसी सैनिक यूक्रेन पर आक्रमण करने के लिए तैयार है। अभी जैसा कि हम लोग न्यूज़ में देख सकते हैं कि भी काफ़ी ज़्यादा भयंकर तरीके से
यूक्रेन पर आक्रमण किए जा रहे हैं, हमले किए जा रहे हैं, वहाँ के छोटे छोटे देशों को बर्बाद किया जा रहा है, काफ़ी मतलब आम नागरिकों की भी मृत्यु हो रही है। ओके, यहाँ तक जो वहाँ जो रूसी आक्रमण है वो धीरे धीरे गांव तक भी पहुँच चुका है गाइस। ओके, आप लोग देख सकते हो ये खार्किव में काफ़ी ज़्यादा आक्रमण हो रहे हैं। ठीक है, आगे देखिए, पश्चिमी देशों से प्रतिबंधों में राहत और अन्य रियायतें प्राप्त करने के लिए रूस यूक्रेन की सीमा पर तनाव बढ़ा रहा है। देखिए, पश्चिमी देशों के द्वारा जितनी भी प्रतिबंध है उससे राहत पाने के लिए और उनसे अन्य रियायतें प्राप्त करने के लिए जो रूस है वो यूक्रेन की सीमा पर काफ़ी तनाव बढ़ा रहा है, जैसा कि आप लोग देख सकते हो गाइस। ओके, देखिए, एक संकट ये भी उत्पन्न हो सकती है अगर रूस के खिलाफ अमेरिका या तो और भी यूरोपीय संघ द्वारा कोई भी सैन्य कार्रवाई की गई, ठीक है, रूस के खिलाफ, तो ये पूरे वर्ल्ड के लिए एक बहुत बड़ा संकट उत्पन्न कर देगी गाइस, क्योंकि ये फिर थर्ड वर्ल्ड वार होने की आशंका हो जाएगी, क्योंकि इसमें फिर सारे देश कूद जाएंगे। अभी फ़िलहाल वैसी स्थिति नहीं है। और आगे देखिए, अब तक इसमें शामिल किसी भी पक्ष द्वारा इस विचार पर बातचीत नहीं की गई, लेकिन अभी क्या है कि इस विचार मतलब इस जो सिचुएशन है उस पर अभी तक बातचीत नहीं की गई है। बट अगर रूस के खिलाफ किसी भी देश ने कदम उठाया, ठीक है, कोई भी अगर सैन्य कार्रवाई की, तो ये काफ़ी ज़्यादा ये मामला हो जाएगा। ओके, सबके लिए काफ़ी ज़्यादा चिंताजनक हो जाएगी। तो आगे देखते हैं भारत का रुख क्या है इस मामले को लेकर। देखिए, पश्चिमी शक्तियों द्वारा क्रीमिया में रूस के हस्तक्षेप को लेकर भारत निष्पक्ष बना हुआ है। भारत अभी शांत है, वो निष्पक्ष बना हुआ है। नवंबर 2020 में भारत ने संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन में यूक्रेन द्वारा प्रायोजित एक प्रस्ताव के विरुद्ध मतदान किया, जिसमें क्रीमिया में कथित मानवाधिकारों के उल्लंघन की निंदा की गई थी, जबकि इस मुद्दे पर पुराने सहयोगी रूस द्वारा समर्थन किया गया था। ठीक है, भारत ने क्या किया था गाइस कि संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन में भारत ने नवंबर 2020 में जो यूक्रेन के द्वारा एक प्रस्ताव था उसके विरुद्ध मतदान किया था। ठीक है, और ये क्यों किया गया था? क्योंकि जिसमें क्रीमिया में कथित मानवाधिकारों की जो क्रीमिया में मानवाधिकारों का जो उल्लंघन किया गया था उसकी निंदा की गई थी। ठीक है, जबकि इसके अपोजिट अगर देखा जाए तो रूस जो था वो इसके समर्थन में था। देखिए, अगर हम लोग वर्तमान सिचुएशन को वो देखें तो अभी भारत ज़्यादा से ज़्यादा क्या प्रयास कर रहा है कि वहाँ पे जितने भी इंडियन ये है नागरिक है, वो जल्दी से जल्दी, स्टूडेंट्स है, भारतीय नागरिक है, वो जल्दी से जल्दी अपने देश वापस लौट जाए, ये कोशिश ज़्यादा की जा रही है। तो आगे देख लेते हैं कि आगे की राह क्या हो सकती है, कि स्थिति का एक व्यवहारिक समाधान क्या हो सकता है कि मिन्स्क शांति प्रक्रिया को पुनर्जीवित करना। देखिए, मिन्स्क जो शांति प्रक्रिया हुई थी, एक तो सबसे पहले मिन्स्क फर्स्ट समझौता हुआ था जो कि बाद में दोनों पक्षों के उल्लंघन के द्वारा टूट गया था। ओके, लेकिन बाद में फ्रांस और जर्मनी के सहयोग से उनकी मध्यस्थता में जो हुई थी, ठीक है, वो काफ़ी हद तक सफल रही थी गाइस। तो जो मिन्स्क में जो शांति प्रक्रिया हुई थी उसे पुनर्जीवित करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अतः इसके लिए अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों दोनों पक्षों को बातचीत से शुरू करने में तथा सीमा पर सापेक्ष शांति बहाल करने के लिए में समझौते के अनुसार अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने हेतु प्रेरित करना चाहिए। ये मतलब क्या ऐसा मतलब क्या होना चाहिए कि जो अमेरिका है और जितने भी पश्चिमी देश है, ठीक है, वो दोनों पक्षों को बातचीत करने के लिए मना सकते हैं। ओके, और ये समझौता दोबारा से हो भी सकती है। ठीक है, तो आगे देखिए आगे क्या होता है, आगे की राह आगे जो मतलब जितनी भी होगी तो मैं आप लोगों को करवा दूँगी। ओके, तो एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं गाइस। ठीक है, एक तो इसका एक सबसे बड़ा रीज़न हमने देखा नाटो। ठीक है, नाटो जो है, जो यूक्रेन है वो नाटो में शामिल होना चाहता है, बट रूस ऐसा नहीं चाहता है। रूस नहीं चाहता है कि जो यूक्रेन है वो नाटो में शामिल हो। एक हमने पढ़ा एक ब्लैक सी, ठीक है, एक काला सागर पर रूस के अधिकार करने की जो उत्सुकता है वो चीज़ हमने देखी, और उससे क्या क्या लाभ हो सकती है वो भी देखी हमने। ओके, और इस पे अधिकार करने के लिए रूस ने क्रीमिया पर भी अधिकार किया था, इसके बाद उसने पूरे ब्लैक सी पर अधिकार करने के लिए दृढ़ संकल्प है। उसके बाद हमने कुछ आंदोलन पढ़े जिसका प्रभाव इस विवाद को और ज़्यादा बढ़ा देता है। जैसे हमने पढ़ा अलगाववादी आंदोलन पढ़ा हमने,
ठीक है। अलगाववादी आंदोलन पढ़ा, एक यूरो मैदान आंदोलन पढ़ा, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग याद रखना गाइस, ये करंट अफेयर्स में काफ़ी पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने आप लोगों को डिटेल से करवा दिया, ठीक है। अगर आप लोगों को कुछ परेशानी हुई होगी या तो कुछ समझ में नहीं आया होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, ठीक है। और अगर मेरी क्लास अगर अच्छी लगी हो, समझ में आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ओके। और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि मेरी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन आप लोग तक चला जाए, ठीक है गाइस। तो आज के लिए इतना ही था। थैंक यू, बाय। और एक चीज़ गाइस, मैं आप लोगों को हिस्ट्री पढ़ा रही थी, ठीक है। हिस्ट्री में मैंने आप लोगों को यूरोपियंस कम्स इन इंडिया बताया है, पूरा डिटेल पूरा हम लोग ने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। तो आप लोग मेरी प्रीवियस क्लासेस देख सकते हो, आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो सकती है उससे, ठीक है। मैं उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो आप लोग वहाँ से जाके देख सकते हो, या तो आप लोग प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हो। प्लेलिस्ट में मैंने सारा अलग अलग किया हुआ है, ठीक है। आप लोगों को उसमें परेशानी नहीं होगी, ठीक है गाइस। हैव अ गुड डे, बाय।